कौन से चैप्टर के, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रेजेंट है और वो कहता है आपसे द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस इज ग्रेटर एट फीट ए कंपेरिजन टू ब्रेन। ब्रेन के कंपेरिजन में फीट में प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये यहाँ पर मान लो आपका हार्ट है, यहाँ पर आपका ब्रेन है, ब्रेन ये रहा भाई पास में ये हार्ट के, ठीक है। और ऊपर जाओगे तो फ्लूइड में क्या होता है, यदि प्रेशर की बात करें तो यदि हाइट के साथ में जो प्रेशर का वेरिएशन होता है वो देखें तो ऊपर जाएंगे तो हाइट के साथ में तो ऊपर जाते हैं तो प्रेशर तो वैसे ही कम होता है, लेकिन जब नीचे आप जाओगे आपके फीट नीचे हैं हार्ट से नीचे फीट है तो यहाँ पर आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे जैसे फ्लूइड में नीचे आते आते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है। अब बोलोगे आप कि हार्ट की वजह से भी तो प्रेशर होगा ना सर सब जगह। हाँ मैं मानता हूँ, हार्ट इसको प्रेशराइज करेगा, ठीक है, फ्लूइड को प्रेशराइज करेगा मतलब ब्लड को प्रेशराइज करेगा और यहाँ से लेके ब्लड फ्लो हो रहा है। लेकिन बेटा जब कोई फ्लूइड है, ठीक है, और जिसके यदि आप देखोगे तो ब्लड तो इसको सेम प्रेशर से प्रेशराइज करेगा ना, ये थोड़ी प्रेशर डिफरेंट लगाएगा, ये तो प्रेशराइज सेम ही करेगा। लेकिन नीचे यदि आप देखोगे तो एक एक्स्ट्रा इफेक्ट आ रहा है जो कि रो जी एच, मतलब फ्लूइड के कॉलम की वजह से, फ्लूइड की हाइट की वजह से जो प्रेशर होता है वो नीचे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ब्रेन। इसीलिए यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है फीट पर एज़ कम्पेयर टू ब्रेन। किसका प्रेशर, ब्लड का प्रेशर। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द हाइट ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर डिक्रीजेज टू नियरली हाफ इट्स वैल्यू एट सी लेवल। तो ये आपसे बोल रहा है कि आप सी लेवल से ऊपर की साइड जाती हो 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर जाने पर ही 6 किलोमीटर जाने पर ही जो प्रेशर की वैल्यू है ना बच्चों, जो प्रेशर की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। पी यदि यहाँ पर वैल्यू पी मानता हूँ सी लेवल पे तो 6 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो P/2 हो जाती है। लेकिन जो अपना एटमॉस्फेयर है वो तो भाई ऊपर 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो फिर इतनी सी दूरी में ही आधी क्यों हो जाती है भाई, क्योंकि प्रेशर का वेरिएशन आप जानते हो हाइट के साथ होता ही होता है। और आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, जैसे जैसे आप ऊपर की साइड जाते हो तो एयर की जो डेंसिटी है ना वो एयर, देखो प्रेशर एक्चुअली में एनवायरनमेंट में मतलब यहाँ पर अपने एटमॉस्फेयर में है किस वजह से, एयर के प्रेशर की वजह से। यहाँ पे ऊपर देखो हर जगह पे एयर 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 एयर, ऊपर जाओगे तो ये एयर कम कम होती जाती है, दूर दूर होती जाती है। तो जिस पास में 6 किलोमीटर तक की भाई जो एयर है ना उसका मास, आधा मास तो इतने से एरिया में कॉन्सेंट्रेट है, कितने 6 किलोमीटर में। बाकी आधा मास जो है बचे हुए 94 किलोमीटर्स में सिर्फ आधा मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जैसे आप 100 किलोमीटर से ऊपर चले जाओगे तब तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप समझ ही सकते हो एटमॉस्फेयर नहीं है तो प्रेशर होगा नहीं, जीरो हो जाएगा। लेकिन जब 6 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो क्योंकि मैक्सिमम मास यहीं तक कॉन्सेंट्रेट है, डेंसिटी ज़्यादातर यहीं पर कॉन्सेंट्रेट है, इसीलिए यहाँ पर मतलब 6 किलोमीटर ऊपर जाने पर डेंसिटी की वैल्यू आधी हो जाती है भाई, ठीक है, आधी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम डेंसिटी 6 किलोमीटर के अंदर ही अंदर कॉन्सेंट्रेट है। उससे ऊपर जाओगे तो एयर के पार्टिकल्स आपस में दूर दूर होते जाते हैं, मतलब उनकी डेंसिटी कम होती जाती है, इसलिए प्रेशर ऊपर जाओगे तो और तेज़ी से कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तेज़ी से कम होता है, यहाँ से ऊपर जाती है तेज़ी से कम होने लगता है 6 किलोमीटर तक ही, क्योंकि ज़्यादातर एनवायरनमेंट यहीं पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी इवन दो द प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। अपन जानते हैं कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, जहाँ पर जो फोर्स लगता है वो एरिया के परपेंडिकुलर लगता है। जैसे यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ है तो यदि प्रेशर की वैल्यू आपको निकालनी है किसी पॉइंट पे तो यहाँ से आपने जो फोर्स लगाया उस एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यहाँ से आपने जो फोर्स लगाया इस एरिया के परपेंडिकुलर। लेकिन यदि आप इस पॉइंट पर प्रेशर देखो, किसी भी पॉइंट पर इस फ्लूइड में प्रेशर देखोगे आप तो प्रेशर जो होता है उस डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। कैसी प्रॉपर्टी है, आइसोट्रॉपिक। प्रेशर इज ए आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, मतलब एक पॉइंट, ये जैसे ये पॉइंट मैंने ले लिया तो इस पॉइंट की वजह से सारी डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी, वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होती। यदि प्रेशर की वैल्यू डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है तो वो कैसी क्वांटिटी हो गई, डेट इज ए स्केलर क्वांटिटी नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए जो प्रेशर होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है ना कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है ही नहीं, सभी डायरेक्शन पे सेम लग रहा होगा, सभी डायरेक्शन में सेम लग रहा होगा, ठीक है। जबकि जो यहाँ पर फोर्स लगता है, जबकि यहाँ पे प्रेशर के जो फोर्स जनरेट होता है वो परपेंडिकुलर होता है जिस एरिया पे फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर एरिया पे होना चाहिए। जो प्रेशर की एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। किसी भी जगह पर यदि प्रेशर आपको चाहिए तो उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तब वहाँ पर प्रेशर की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन तो फिक्स है कि एरिया के परपेंडिकुलर ही लगेगा, लेकिन किसी भी पॉइंट पर जब आप प्रेशर देखोगे तो वो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता। उसकी वजह से चारों नहीं, हर एक डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू सेम रहती है, मतलब वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती ही नहीं है। इस डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ए
स्केलर क्वांटिटी नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन वाई। इसमें भी आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मर्क्यूरी विद ग्लास इज ऑब्ट्यूज, ओके, वाइल दैट ऑफ वाटर विद ग्लास इज एक्यूट। आपको ये बताना है कि मरकरी और ग्लास की सरफेस, ये ग्लास है, इसके ऊपर मरकरी की एक ड्रॉप है, इनके बीच में तो जो एंगल होता है कैसा होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूल, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा एंगल। तो आप जानते हो मैंने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे बताया था आपको कि यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अच्छा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनाते कैसे, पहले मैं ये आपको यहाँ पे भी सिखा दूँ, मैंने बताया तो है। तो ये मरकरी कुछ ऐसी बनती है हमारी ड्रॉपलेट, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये रहा इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपको एक टेंजेंट खींचनी होती है, किस पर, लिक्विड पर। तो लिक्विड पर टेंजेंट इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखते हुए इस डायरेक्शन में खींचोगे, क्योंकि आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यदि टेंजेंट इधर खींच दी तो ये लिक्विड पे कहाँ हुई, ये तो लिक्विड से अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो मुझे लिक्विड पे चाहिए, तो ये एक, ठीक है, लिक्विड पे टेंजेंट हो गई। अब आपको दूसरी टेंजेंट खींचनी होती है, दूसरी टेंजेंट खींचनी होती है सॉलिड पर, जो कि लिक्विड में जाती हुई हो। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरा ये रहा, सॉलिड पे जो वो है अपनी टेंजेंट इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया सॉलिड पर वो वाली टेंजेंट खींचनी है जो कि लिक्विड के अंदर जाती हो, तो लिक्विड के अंदर जाती हो तो यही यही वाली है। तो इन दोनों के बीच में जब आप एंगल देखोगे तो ये थीटा आ रहा है, और थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। दूसरा जब आप देखते हो लिक्विड की ड्रॉप, तो वहाँ पर कुछ ऐसा बनता है, तो आपको ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये भी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यदि आप देखो तो आपको लिक्विड पे टेंजेंट खींचनी है, तो लिक्विड पे टेंजेंट तो ये रही, इस जगह पे लिक्विड पे टेंजेंट ये बनेगी, ठीक है। अब आपको दूसरी टेंजेंट खींचनी होती है बेटा सॉलिड पे, तो सॉलिड पे टेंजेंट इधर भी खींच सकते हो और उधर भी, पीछे की डायरेक्शन, लेकिन पीछे की डायरेक्शन में खींचना नहीं चाह रहा, क्यों, क्योंकि मुझे जो टेंजेंट चाहिए वो सॉलिड की सरफेस पे चाहिए, लेकिन लिक्विड की साइड जाती है, तो यही टेंजेंट बनेगी। अब इन दोनों के बीच का एंगल देख लो, ये थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री। ये बात तो हो गई एंगल ऑफ टेंजेंट इनके ऊपर बनाते कैसे। अभी क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मर्करी विद ग्लासेस ऑब्ट्यूज। तो जो मर्करी ग्लास के साथ जो एंगल बनाती है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री बनाती है, जिसको ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाता है। जबकि ग्लास सरफेस और वाटर के बीच में एंगल एक्यूट बनता है, जैसा यहाँ पे दिखा है लेस देन 90। इसके पीछे का रीजन पूछ रहा है, तो रीजन ये है कि मर्करी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, मर्करी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होती है, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन अडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन अडहेसिव फोर्स मरकरी के केस में। लेकिन इस केस में अडहेसिव फोर्स, इस केस में अडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव, कौन से केस में, वाटर वाले केस में। तो अडहेसिव फोर्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स होता है अडहेसिव फोर्स, और सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वाटर के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर और दिस ग्लास की सरफेस की फोर्स के। तो वाटर और ग्लास के सरफेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो ये क्या करेगी, देखो ज़्यादा सरफेस कॉन्टैक्ट में ना, यहाँ पर ज़्यादा सरफेस कॉन्टैक्ट में, क्यों कॉन्टैक्ट में, क्योंकि यहाँ पे अडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स ग्लास की सरफेस से ज़्यादा चिपकना चाहते हैं एज कम्पेयर टू वो अपने ही मॉलिक्यूल से चिपकना चाहें उसके कंपेरिजन में। लेकिन जब मरकरी का केस देखते हैं तो यहाँ पर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, मतलब मरकरी के पार्टिकल्स के, मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ज़्यादा लग रही है। मरकरी के बीच में यदि फोर्स ज़्यादा होगी मतलब कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगी अडहेसिव फोर्स से, मतलब मरकरी जो है ग्लास की प्लेट से चिपकना नहीं चाहती, अपने ही मॉलिक्यूल से चिपकना चाहती है, इसीलिए इसने अपना कॉन्टैक्ट बहुत कम बना के रखा है, किससे, ग्लास की सरफेस से, ग्लास की सरफेस से इसका कॉन्टैक्ट कम है। तो आपको ये बात समझ आई कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कोहेसिव फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, जबकि वाटर वाले केस में अडहेसिव फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसीलिए। नेक्स्ट इसमें पार्ट है, वाटर ऑन ए क्लीन ग्लास सरफेस टेंड्स टू स्प्रेड आउट, ओके, वाइल मर्क्यूरी ऑन द सेम सरफेस टेंड टू फॉर्म ड्रॉप। अच्छा जी, आपसे पूछ रहा है कि यदि वाटर जो होता है वो एक सरफेस पे ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है, जबकि मरकरी क्या करता है, अपने आप को ड्रॉप की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, वो सरफेस को वेट नहीं करता, उस पर फैलता नहीं है। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे का रीजन तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में इसने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू जो होती है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू होती है वो काफ़ी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू होती है वो कम होती है एज इन ग्लास और वाटर सरफेस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता है। और इसके पीछे रीजन क्या है, ये रीजन भी दे देना कि एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। तो रीजन और इसका आंसर, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर इसने बता रखा है वही इसका आंसर है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही इसका आंसर है, कुल मिला के बात ये है, क्योंकि यहाँ पर
होता क्या है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू इस केस में बनती है ऑब्ट्यूज और उस केस में बनती है एक्यूट, और एक्यूट होगी तो भाई वो ज़्यादा स्प्रेड होगा, ज़्यादा फैलेगा। और वो फैलता क्यों है, एक्यूट क्यों बनता है, वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पर कोएल्सिव फोर्स ज़्यादा है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर सी, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस। जो सरफेस टेंशन होता है लिक्विड का वो इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ सरफेस के। जैसे आपने ये गिलास में पानी भर के रखा है, ठीक है, ये गिलास है आपका, ये नीचे ऐसे गिलास बना हुआ है, यहाँ पर आपने पानी भर के रखा, तो वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपके सरफेस का एरिया कितना है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आप जानते हो सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका मतलब आप सोचोगे सर एरिया पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे डिपेंड करता होगा। अरे बेटा लेंथ पे, पर यूनिट लेंथ ले रहे हैं अपन, मतलब लेंथ से ही मतलब नहीं है, यूनिट लेंथ की बात हो रही है। बेसिकली होता क्या है, ये अट्रैक्शन फोर्स है भाई, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है। किस अट्रैक्शन फोर्स से खींच रहा है, उस पर सरफेस से क्या मतलब कि सरफेस के एरिया कितना है, एरिया चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो तो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स के बीच की अट्रैक्शन फोर्स है ना यार। एरिया कितना भी ज़्यादा हो, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जितने अट्रैक्शन फोर्स से खींच रहा होगा उतने से ही खींचेगा, ज़्यादा एरिया ले लो चाहे कम एरिया ले लो, उससे इतने ही फोर्स से खींचेगा। और वैसे भी आपको डेफिनेशन से भी समझ में आ रहा है कि सरफेस टेंशन की जो अपने फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ है, मतलब ये पर यूनिट लेंथ होती है। और क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींचता है। तो इसको यदि मैं इस सर्किल को यहाँ पे ऐसे बना के दिखाऊँ आपके सामने, तो मैंने पूछा था आपसे कि एक इमेजिनरी लाइन पे यदि आपको फोर्स निकालना हो तो क्या होता है। पहली बात तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स आएगा सरफेस टेंशन की वजह से, वो ऐसे परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के, और इसकी वैल्यू कितनी होती है सरफेस टेंशन की, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और यदि आपको इस लेंथ पर, ये लेंथ एल है जो कि इमेजिनरी लेंथ है, लेंथ इमेजिनरी है, तो यहाँ पर यदि फोर्स आपको निकालनी हो इस एल लेंथ पर तो वो आती है एस इंटू एल, एस इंटू एल। लेकिन सरफेस टेंशन एरिया पे डिपेंड नहीं करता, क्या वो लेंथ पे डिपेंड करता है। यदि लेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाएगी, नहीं बेटा, वो लेंथ पर भी डिपेंड नहीं करता, फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना यार, वो तो एक यूनिट लेंथ की बात हो रही है, वन यूनिट लेंथ की बात हो रही है, वो पूरी लेंथ से उसको मतलब ही नहीं है लेंथ कितनी है कितनी नहीं है, पर यूनिट लेंथ पे आपको निकालनी, तो वो ना लेंथ पे डिपेंड करता है ना एरिया पे। बेसिकली वो है क्या, मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है, और ये एक प्योरली फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। अच्छा ये किस पे डिपेंड करती है, तो फिर यदि कोई पूछ ले ये डिपेंड किस पे करती है, तो बेटा ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है कि फ्लूइड कौन से नेचर का, किस टाइप का फ्लूइड है, वो ऑयल है, वो वाटर है, वो ग्रीस है, मतलब इन सब के जो अलग अलग फ्लूइड है उनके लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू अलग अलग होती है, मतलब वो सिर्फ फ्लूइड पे डिपेंड करती है कौन सा फ्लूइड है, ठीक है। ओके बेटा, कुछ चीज़ें मिलाने से, लेकिन कुछ चीज़ें मिलाने से, जैसे मेरे पास वाटर है लेकिन वाटर में सोप डिटर्जेंट वगैरह मिला देता हूँ तब सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है। अच्छा मतलब कुछ आप एक्स्ट्रा मिला दोगे, जैसे पानी सिर्फ फ्लूइड पे डिपेंड करती है, सिर्फ फ्लूइड पे डिपेंड करती है, लेकिन आपने फ्लूइड ही चेंज कर दिया, लेकिन आपने फ्लूइड ही चेंज कर दिया उसमें डिटर्जेंट वगैरह मिला के, मतलब सोप वगैरह मिला के, कपड़े धोने का डिटर्जेंट, तब क्या हो गया, फ्लूइड चेंज हो गया ना, पानी में आपने वो चीज़ मिला दी, तब सरफेस टेंशन डिटर्जेंट मिलाने से कम हो जाता है। एक चीज़ पे ये डिपेंड और करती है, वो है टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो लिक्विड का सरफेस टेंशन तो कम होता है, क्योंकि लिक्विड में सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है। लिक्विड में सरफेस टेंशन की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ में सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है, ये बात भी याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। क्योंकि भाई सरफेस टेंशन है क्या, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कितनी अट्रैक्शन फोर्स से खींच रहा है, लेकिन आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो जो फ्लूइड है, फ्लूइड उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप जनरेट हो जाता है। क्यों हो जाता है, आप समझते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते जाते हैं, तभी तो एक टेम्परेचर के बाद वो लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, गैस में, क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर चले गए, काफ़ी दूर दूर चले गए, इसलिए इस पानी को उबालते रहते हैं तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कमजोर पड़ता जाता है, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वाटर विद डिटर्जेंट डिजॉल्व इन इट शुड हैव स्मॉल एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, आपने पानी में डिटर्जेंट मिला दिया, ये पानी है इसमें डिटर्जेंट या सोप मिला दिया, सोप कपड़े धोने वाला सोप या फिर डिटर्जेंट केक डिटर्जेंट मिला दिया, ठीक है, कपड़े धोने की सर्फ वगैरह आती है ना वो मिला दिया। यदि सर्फ वगैरह मिलाते हो तो सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है, सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है, सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है। सरफेस टेंशन कम होने का मतलब ये आपको डॉट कनेक्ट करने पड़ेंगे। सरफेस टेंशन कम होने का मतलब अब वो वाटर यदि किसी सरफेस पे आप डालोगे तो ज़्यादा स्पिल होगा,
ज़्यादा स्पिल होगा, ज़्यादा मतलब सरफेस से चिपकेगा, ज़्यादा सरफेस से चिपकेगा, क्योंकि अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर कम हो गया, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो चुका है। तो देखो मैंने आपको जब ये पढ़ाया था चैप्टर तभी बताया था कि डिटर्जेंट या सोप जब मिला देते हो तो उससे कपड़े धोना आसान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है। यदि सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाएगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स, देखो मरकरी में क्या हो रहा है कि वाटर के जो मरकरी के मॉलिक्यूल वो आपस में एक दूसरे से ज़्यादा चिपक रहे हैं, वो सरफेस से चिपकना नहीं चाह रहे। लेकिन जैसे सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाएगी तो आपस में इतना नहीं चिपकेंगे, वो सरफेस पे जो डर्ट वगैरह होगी उससे चिपकना स्टार्ट करेंगे, और वो डर्ट वगैरह से यदि चिपकना स्टार्ट हो गए एक बार तो पानी इस पर तेज़ी से फैलाओगे तो ये इस डर्ट को लेकर अपने साथ बाहर चले जाएंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि जैसे जैसे आप डिटर्जेंट मिलाते हो सरफेस टेंशन कम होता जाता है, सरफेस टेंशन कम होता जाता है, मतलब सरफेस टेंशन जितना कम होगा, आप समझ रहे हो यहाँ पर मरकरी के मॉलिक्यूल क्यों आपस में, मतलब क्यों इस सरफेस से नहीं चिपक रहे, आपस में ज़्यादा चिपके हुए, क्योंकि इनकी सरफेस टेंशन की वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन आपने वाटर लिया तो उसके सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो गई। अब आपने डिटर्जेंट मिला दिया तो सरफेस टेंशन की वैल्यू और कम हो गई, और कम होने का मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी और कम हो जाएगा। मरकरी के केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा था, वाटर के केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो गया मरकरी कंपेरिजन में, और वाटर में आपने डिटर्जेंट मिला दिया तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू और भी कम हो जाएगी। मतलब डिटर्जेंट मिलाने से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि सरफेस टेंशन वहाँ पर कम हो जाता है। सरफेस टेंशन कम होने का मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से चिपकना नहीं चाहते, वो सरफेस से चिपकना ज़्यादा चाहेंगे, और सरफेस से ज़्यादा चिपकेंगे। यदि कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के कंपेरिजन की बात करूँ, एक आपको कंपेरिजन दे दूँ कि वाटर एक नॉर्मल वाटर है, वहाँ पर एडहेसिव फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, या फिर वाटर में डिटर्जेंट मिला देंगे तब एडहेसिव फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो आपको पता है कि एडहेसिव फोर्स की वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब आप वाटर में डिटर्जेंट मिला दोगे, क्योंकि वो अब वाटर के कंपेरिजन में और ज़्यादा सरफेस से चिपकना चाहेंगे। ठीक है, वाटर के कंपेरिजन में और ज़्यादा सरफेस से चिपकना चाहेंगे, सरफेस से चिपकने का मतलब एडहेसिव फोर्स वहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, समझे आप? तो ये वाली बात मैंने इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दी आपके लिए। पार्ट ई, अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप। ओके, एक लिक्विड की ड्रॉप लो जिसपे एक्सटर्नल फोर्स आपको नेग्लिजिबल मानना है, नेग्लिजिबल मानना है, तो वो लिक्विड की जो ड्रॉप है वो स्पेरिकल फॉर्म में रहती है। आपको एक्सप्लेन करना है वाई ऐसा क्यों होता है। तो रीजन इसके पीछे ये है क्योंकि भाई जो लिक्विड की ड्रॉप होगी वहाँ पे सरफेस टेंशन होगी, और लिक्विड की कोई भी ड्रॉप, यदि इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो लिक्विड की कोई भी ड्रॉप क्या करती है, अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है, अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों मिनिमाइज करना चाहती है, क्योंकि वो अपनी सरफेस एनर्जी को मिनिमम करना चाहती है। और सरफेस एनर्जी मिनिमम क्यों करना चाहती है, क्योंकि भाई कोई भी चीज़ स्टेबल तब होती है जब उसके पास एनर्जी मिनिमम हो, मिनिमम एनर्जी हो। तो और लेकिन सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बल्क मॉलिक्यूल। बल्क और सरफेस मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, देख जैसे इस बीकर में पानी भरा हुआ है, बल्क मॉलिक्यूल मतलब ये बीच में जो भी मॉलिक्यूल है वो बल्क मॉलिक्यूल, जो सरफेस में मॉलिक्यूल है वो सरफेस के मॉलिक्यूल। तो सरफेस के मॉलिक्यूल की एनर्जी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू बल्क मॉलिक्यूल। क्यों होती है ये मैंने पूरा लेक्चर लिया, उसमें एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाई होती है, और कोई भी चीज़ हाई एनर्जी में स्टेबल नहीं होती तो अपने आप को, अपनी एनर्जी को लो करना चाहिए। लो करने का इसके पास क्या तरीका है कि ये सरफेस एरिया को कम से कम कर ले, क्योंकि सरफेस पर ही तो वो मॉलिक्यूल है जिनके पास ज़्यादा एनर्जी है। तो ये उन मॉलिक्यूल्स को कम कैसे कर सकती है कि सरफेस एनर्जी अपने सरफेस एरिया को कम कर ले। सरफेस एरिया को कम करेगी तो जो वाटर की जो भी ड्रॉप होगी अपनी सरफेस एरिया को कम करना चाहती है। और सेम वॉल्यूम के लिए यदि अपन सरफेस एरिया देखें, जैसे सेम वॉल्यूम है मेरे पास वाटर का, उससे मैं सिलेंडर बनाऊँ, उससे मैं कोन बनाऊँ, ठीक है, उससे मैं कोन बनाऊँ या उससे मैं स्फीयर बनाऊँ, तो सबसे कम सरफेस एरिया स्फीयर के केस में होता है। इसीलिए कोई भी लिक्विड ड्रॉप अपने आप को स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट करना चाहती है, क्योंकि वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है। ठीक है, और फॉर ए गिवन वॉल्यूम द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज मिनिमम। फॉर ए गिवन वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल शेप इज मिनिमम कंपेयर टू अदर शेप्स लाइक कोन, लाइक सिलेंडर। समझ गए आप? ओके। अब इसने बोला कि अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स, यदि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स वगैरह आ गई, जैसे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है तो ग्रेविटी इस पर फोर्स लगाएगी और ये अनइवन शेप में कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेविटी की फोर्स की वजह से, इस टाइप की हो सकती है। ग्रेविटी यदि फोर्स लगाएगी तो भाई क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से ये खींचेंगे मॉलिक्यूल और ये कुछ अपने आप को अनइवन शेप में बना लेगी। लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स वगैरह नहीं है यहाँ पर, तो ये अनइवन चेंज नहीं होगी और इस तरह की परफेक्टली स्फीयर शेप में रहेगी। ठीक है, रीजन समझ आए? तो पहला और दूसरा क्वेश्चन आई थिंक आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, आपको जो ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करना है। फर्स्ट है इसमें, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जनरली
इंक्रीज और डिक्रीज विद टेम्परेचर, तो ये एक्सप्लेन मैंने कर दिया। सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच की जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होती जाती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन फोर्स कम होती जाती है। और सरफेस टेंशन है किसकी वजह से? वाटर के मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, तो अट्रैक्शन फोर्स धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो होगा क्या यहाँ पर? सरफेस टेंशन की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। आपको बताना है कि गैस की विस्कोसिटी टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ कम होगी या ज़्यादा होगी। तो पहले लिक्विड की बात करते हैं। तो लिक्विड की जो दो लेयर होती है आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लाइड करती हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट मैंने आपको बताया था, जैसे ये कोई प्लेट है, इस पर लिक्विड है, नीचे से लेके ऊपर तक ऊपर तक ऊपर तक, और ऊपर वाली लेयर यदि v वेलोसिटी से चल रही है तो उसकी नीचे वाली उससे कम वेलोसिटी से, उसकी नीचे वाली उससे भी कम वेलोसिटी, उसके नीचे वाली उसकी भी कम वेलोसिटी से, और जो लेयर जस्ट इस प्लेट के टच में है, क्योंकि प्लेट रेस्ट पर है, प्लेट रेस्ट पर है, यदि रेस्ट पर है तो इसके जस्ट टच में जो लेयर है, जस्ट टच में जो लेयर है वो भी कितनी वेलोसिटी चल रही होगी? 0 पे, क्योंकि वो भी रेस्ट पर होगी। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वेलोसिटी बढ़ती जाती है, इसी को बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ऊपर जाने पे वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, जिसको मैंने dv/dz से रिप्रेजेंट किया था या नहीं? आ रहा है बोलते बच्चे, क्या तुम्हें याद है मैंने ही तुमको पढ़ाया था उस दिन सवेरे, सवेरे नहीं दोपहर में। क्या तुम्हें याद है? लेकिन नहीं सर, हमें कुछ याद नहीं रहता। ये सब चीज़ें मैंने बताई थी। ये कौन सा फोर्स है? विस्कस फोर्स, जिसकी वैल्यू अपने ने डेराइव भी करी थी, कैसे ये आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बात हो गई थी। तो कुल मिला के बात ये कि यहाँ पर फ्लूइड में जो फ्रिक्शन होता है, जिसको विस्कोसिटी बोलते हैं, वो इन लेयर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स, मतलब एक दूसरे के फ्रिक्शन की वजह से होता है। क्योंकि ऊपर वाली लेयर के रेस्पेक्ट में नीचे वाली लेयर पीछे रह रही है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम है, तो ऊपर वाली लेयर क्या चाहेगी? इसको अपने साथ खींचना। लेकिन नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कम है, तो ये ऊपर वाली लेयर को भी अपनी साइड खींचना, मतलब नीचे वाली लेयर ऊपर वाली पे पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लागेगी, और ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पे आगे की डायरेक्शन में फोर्स लागेगी। तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिसको विस्कोसिटी बोला जाता है। जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्यों, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में तो कोई अट्रैक्शन नहीं होता, यदि उसको आइडियल गैस कंसिडर करें तो। आइडियल नहीं भी कंसिडर करें तो लिक्विड के कंपेरिजन में गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। लिक्विड के कंपेरिजन में गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए आप यहाँ से समझ सकते हो कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो वो एक दूसरे लेयर पे फ्रिक्शन कम लगाए। लिक्विड में तो ये होता है। लेकिन गैस में क्या है? देखो, आप गैस की बात करते हैं, इस कंटेनर में गैस भरेगी, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में तो भाई अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स के टकराने की वजह से या मोमेंटम ट्रांसफ़र की वजह से होता है। यहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है या फिर जिसको विस्कोसिटी बोलते हैं फ्लूइड के केस में, वो मोमेंटम ट्रांसफ़र की वजह से होता है। अब टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे, जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से ज़्यादा टकराएंगे ना, ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र करेंगे। या फिर आपको इजीली समझना है तो ये याद रखो कि जैसे आप यदि ये नॉर्मल कंडीशन में एक दूसरे को टक्कर मार रहे होंगे, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में एक दूसरे को टक्कर मार, टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो और तेज़ी से टक्कर मारने लग जाएंगे भाई, और तेज़ी से टक्कर मारने लग जाएंगे। मतलब इनके बीच में फ्रिक्शन, जिसको बोलते हैं अपन विस्कोसिटी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है तो आप बता दोगे कि यहाँ पर रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफ़र इंक्रीज हो जाएगी। ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र होने लगेगा तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। गैसेज के केस में उल्टा होता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाया तो विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सॉलिड विद एन इलास्टिक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी द शेयरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू। तो इलास्टिक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको जी बोला गया था, सॉलिड के केस में ये किसके प्रोपोर्शनल होती है? तो ये प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन रेट के। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ही बात करते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वो क्या होता है? F/A लीनियर मोमेंटम और डेल्टा L/L, यही था, ठीक है। ये क्या था? F/A डेल्टा x/L। तो यहाँ पर कुल मिला के बात ये होती है यहाँ पर कि
यहाँ पर यदि बात हो मॉडुलस और रिजिडिटी वगैरह की, तो वो स्ट्रेन पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन क्योंकि अपन फ्लूइड के केस में, फ्लूइड की लेयर जैसे एक ये फ्लूइड चल रहा है भाई, ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, मैं इसके इतने से पार्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाते हो तो ये वाला पार्ट आगे बढ़ता जाएगा, एक टाइम के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन भाई इसमें फ्लूइड में क्या होता है, ऐसा तो सॉलिड में क्या होता है कि एक अमाउंट का स्ट्रेन आएगा, उसके बाद में वो रुक जाएगा, और वो स्ट्रेन भी थोड़ा सा वापस मतलब कम हो जाता है, वापस कम हो जाता है, क्योंकि वो अपनी शेप रीगेन करना चाहता है, ठीक है, इलास्टिसिटी की वजह से वो शेप रीगेन करना चाहेगा। लेकिन फ्लूइड के केस में ऐसा नहीं हुआ, आपने फोर्स लगाया तो लगातार डिस्टॉर्ट होता जाएगा, लगातार डिस्टॉर्ट होता जाएगा, इसलिए वहाँ पर स्ट्रेन कैलकुलेट करने का कोई वहाँ पर मतलब नहीं रहता, डेल्टा एक्स अपॉन एल का कोई मतलब नहीं रहता। तो वहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी चाहिए स्ट्रेन रेट कि कितने टाइम में कितना चेंज आया, चेंज पर यूनिट टाइम। ये मैंने आपको ये पढ़ाया था, तब और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट होता है डेल्टा एक्स बाई एल ना होकर डेल्टा एक्स अपॉन एल डिवाइडेड बाई टाइम, डिवाइडेड बाई टाइम, और डेल्टा एक्स बाई टी को वी बोलते हैं, तो ये वी बाई एल हो जाता है। इससे ही अपन ने विस्कस फोर्स को डेराइव भी किया था। कैसे किया था विस्कस फोर्स को, कैसे डेराइव किया था, जो ईटा होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन नहीं यहाँ पर यूज लेते हैं, स्ट्रेन रेट डेल्टा एक्स बाई एल इंटू टी। यहीं से आपके पास ईटा की जो वैल्यू आई थी एफ वाई ए नीचे आ जाएगा, ए डेल्टा एक्स बाई टी को लिखते हैं वेलोसिटी, तो वी बाई एल, ठीक है। तो यहाँ से विस्कस फोर्स की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है, ईटा ए वी बाई एल। मैंने आपको ये डेरिवेशन कराया था यार, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई, आपको एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट पार्ट है टू कीप ए पेपर हॉरिजॉन्टल यू शुड ब्लो ओवर नॉट अंडर इट। ये आपका पेपर है, ठीक है, यदि आपको इसको इसी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना है तो आपके इसके ऊपर की डायरेक्शन में फूंक मारनी पड़ेगी, मुंह से फूंक मारनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, आप इसके पेपर के नीचे फूंक नहीं मार सकते। यदि आपको इसको हॉरिजॉन्टल रखना है तो पेपर के ऊपर फूंक मारनी पड़ेगी। ऐसा क्यों, जैसे ही आप इस पेपर के ऊपर इस डायरेक्शन में एयर फ्लो कराओगे तेजी से, मतलब फूंक मारोगे ऊपर की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एयर की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, एयर की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। अब देखो यहाँ पर आप ये जानते हो P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बर्नौली थ्योरम है। यहाँ पर एच का डिफरेंस काफ़ी कम है, पेपर के नीचे और पेपर के ऊपर एच का डिफरेंस काफ़ी कम है, मतलब इस फैक्टर को नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पेपर काफ़ी थिन है और अपन जो फूंक मार रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में मार रहे हैं, तो और मुझे उसके ऊपर और नीचे की स्टडी करनी है, तो यहाँ पर काफ़ी कम डिफरेंस है। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मुझे बताओ, आपने इसके ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर दी, यहाँ पर ऊपर क्या कर रहे हो आप, वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो। वेलोसिटी इंक्रीज करोगे तो ये वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। देख सकते हो यहाँ पर वेलोसिटी आपने 2 करी तो ये फैक्टर 4 से इंक्रीज हो जाएगा भाई, वेलोसिटी आपने 3 करी तो ये फैक्टर 9 से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। वेलोसिटी आपने इंक्रीमेंट कर दी और ये इनका जो सम है वो कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट, ये वैल्यू बढ़ा दी आपने तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिड्यूस। प्रेशर की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, रिड्यूस, क्योंकि ये फैक्टर कांस्टेंट रखना है आपको। यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ गई तो ये वाला फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ये फैक्टर इंक्रीज हो गया तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा। तो जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर कम होगा, जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर कम होगा। ओके, तो मतलब ऊपर जहाँ पर आपने इस एयर ब्लो कराई वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, और नीचे का प्रेशर तो एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल है, नीचे तो प्रेशर एटमॉस्फेयर के इक्वल है, और ऊपर प्रेशर कम हो गया, ऊपर प्रेशर कम हो गया, तो बताओ इस पर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, नेट फोर्स लगेगा इस पर ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ नेट फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल बना रहेगा। क्योंकि मुझे नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में चाहिए तभी तो इसको हॉरिजॉन्टल रख पाऊंगा, नहीं तो ये मुड़ जाएगा और इस तरह की शेप ले लेगा, जो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ऐसा नीचे मुड़ जाएगा। समझ गया, ओके। नेक्स्ट, when we try to close a water tap with our fingers, fast jet of water gush through the opening between our finger। आपने यदि पौधों में कभी पानी दिया हो बेटा, तो यदि आप ये शरारत करते ही हो कि ये जो यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, आप यहाँ पर अपनी उंगली रख लेते हो, ऐसे उंगली रख लेते हो, मतलब ये एरिया कम कर देते हो। एरिया कम करोगे तो इस जगह में और इस जगह में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओ, यहाँ पर एरिया ए, ठीक है, वेलोसिटी है v,
यहाँ पर एरिया आपने कुछ कम कर दिया ना उंगली लगा के, तो ए डैश, यहाँ पर वेलोसिटी मान लो वी डैश, वेलोसिटी वी डैश। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये होती है, ये किसके लिए वैलिड है वैसे आपको पता ही होगा। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी v थी, इस जगह पे वेलोसिटी a अपॉन ए डैश है, आपने एरिया क्या कर दिया, कम कर दिया, ए डैश की वैल्यू कम है, ए डैश इज लेस देन ए। यदि ये ए डैश की वैल्यू इससे ए से कम हो जाएगी तो वेलोसिटी इज ग्रेटर देन v, क्योंकि आपने एरिया कम कर दिया तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। या फिर आप दूसरी तरह से समझ सकते हो, ए वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो आपने यदि एरिया कम कर दिया तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बस इतनी सी बात है। पार्ट नंबर सी, द साइज ऑफ निडल ऑफ सिरिंज controls the flow rate better than the thumb pressure exerted by the doctor while administering an injection। इंजेक्शन है आपके डॉक्टर के पास और इंजेक्शन लगाते टाइम जो निडल का एरिया है वो फ्लो रेट को ज़्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल करता है बजाय इस थंब के प्रेशर से। जो डॉक्टर अपना थंब का प्रेशर लगाता है ना, उसी से तो पुश करता है इसको। थंब भाई उल्टी डायरेक्शन में लगा दिया, ऐसे लगाएगा, ठीक है, इस पर हाथ लगाएगा, इसको पुश करेगा, तो थंब का प्रेशर थंब के प्रेशर से ज़्यादा इफेक्टिव होता है फ्लो रेट को सिरिंज से कनेक्ट करना। उसके पीछे रीज़न ये है, पहली बात तो ये कि आप प्रेशर को तो मॉनिटर नहीं कर सकते, ह्यूमन प्रेशर लगा रहा है ना भाई, डॉक्टर प्रेशर लगा रहा है ना उस सिरिंज पे, तो वो तो कम या ज़्यादा हो सकता है, उसको मॉनिटर नहीं किया जा सकता। लेकिन एरिया को तो भाई अपन मैनुअली एक बार जो सेट कर दिया वही रहेगा, जो एरिया मैंने सेट कर दिया वही रहेगा, तो यहाँ पर ईजिली कंट्रोल हो पाएगा। दूसरी चीज़, यदि बर्नौली इक्वेशन दे देखो P प्लस हॉरिजेंटल वाली, मतलब क्योंकि ये सेम हॉरिजेंटल लेवल पे है तो एच की वैल्यू को नेगलेक्ट करते हैं, तो हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब देखो आप समझो, यहाँ से ये वैल्यू आपको कांस्टेंट रखनी है। तो देखो वेलोसिटी को यदि आप कंट्रोल कर पाओ, और वेलोसिटी कैसे कंट्रोल होगी, इसके एरिया को कम ज़्यादा करके। अभी भी आपको समझाया, यदि ये एरिया जितना कम होगा यहाँ पर वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, एरिया जितना कम होगा तो वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। और आप समझ सकते हो ये प्रेशर है, प्रेशर के कंपेरिजन में वेलोसिटी का इफेक्ट देखो, वेलोसिटी में आपने 2 गुना कर दिया तो डायरेक्टली ये फैक्टर 4 गुना हो गया, वेलोसिटी 3 गुना हो गई तो डायरेक्टली ये फैक्टर 9 गुना हो गया। लेकिन प्रेशर आपने 2 गुना किया तो 2 गुना ही बढ़ा ये फैक्टर, मतलब प्रेशर का फैक्टर उतना डोमिनेट नहीं है, वेलोसिटी का फैक्टर उतना ज़्यादा डोमिनेट है। तो एक दूसरी बात ये हो गई। थर्ड बात ये हो गई, क्योंकि आप एरिया यहाँ पर इजीली कंट्रोल कर सकते हो। प्रेशर कैसे कंट्रोल करोगे, एरिया कंट्रोल कर लोगे तो वेलोसिटी कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि ए वी की वैल्यू कांस्टेंट है, और एरिया आपने यदि कम कर दिया तो वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, एरिया यहाँ पर आपने ज़्यादा कर दिया तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इसको कंट्रोल करना ईजी है। और दूसरी बात, इस बर्नौली थ्योरम से देखो तो आपको पता है कि इसको ये फैक्टर ज़्यादा डोमिनेंट है, इसीलिए जो निडल प्रेशर है, निडल की जो साइज़ है वो ज़्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू थंब प्रेशर। डी, अ flowing fluid out of a small hole in vessel results in backward thrust on the vessel। एक ये रहा आपके पास, ठीक है, यहाँ पर एक स्मॉल ओपनिंग है, यहाँ से फ्लूइड बाहर जा रहा है, तो क्या ये इस पर एक थ्रस्ट लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। सेम वो केस है ये, जैसे एक गन से बुलेट फायर हो, ये आपकी गन है और यहाँ से एक बुलेट निकल रही है, बुलेट निकलेगी तो m इंटू वी यहाँ पर लगेगा, तो पीछे एक थ्रस्ट भी लगता है, कितना m डैश इंटू वी डैश लगता है ना, क्योंकि नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ऐसे ही सेम यहाँ पर केस होगा, ये v वेलोसिटी से बाहर निकलेगा और मास फ्लो रेट मान लेते हैं m डॉट, तो भाई ये इस पे पीछे की डायरेक्शन में एक थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व रहना है। यदि पीछे, और दूसरा एक्शन रिएक्शन से भी देख सकते हो, एक्शन हुआ आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगा इस पे, तो ये पीछे रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो यस 100% ये इस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कंटेनर का मास ज़्यादा होता है इसीलिए ये अपनी जगह से मूव नहीं करता। यदि कंटेनर काफ़ी हल्का हुआ तो ये अपनी जगह से मूव करना भी स्टार्ट कर देगा पीछे की डायरेक्शन में। ठीक है, समझ गया, बिल्कुल फोर्स लगता है, इसका आंसर ये सही है। यस, इट विल अप्लाई बैकवर्ड फोर्स, बैकवर्ड थ्रस्ट। The reason is because here we will see the reaction force as well as you can also explain it by using the concept of momentum conservation। momentum conserve रहेगा तो आगे जितने momentum से जो बाहर निकल रहा है पीछे उतने momentum उसको ट्रांसफर कर देगा। नेक्स्ट है, a spinning ball in air does not follow a parabolic path। नॉर्मल यदि आप बॉल को यदि फेंकोगे तो इस तरह का पाथ वो फॉलो करती है, पैराबोलिक पाथ, ठीक है, करती है। अब मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपने बॉल को स्पिन करके फेंक दिया, इसमें मतलब ऐसे घुमा के, हाथ से घुमा के फेंक दिया, अब क्या होगा, यहाँ के आसपास के
एयर मॉलिक्यूल्स भी इसके साथ कुछ चिपके ऐसे घूम रहे होंगे। तो देखो ऊपर की डायरेक्शन में यदि एयर के मॉलिक्यूल्स पे देखो तो इधर एक, मैं मानता हूँ इसको मैंने आगे v वेलोसिटी से फेंका, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से फेंका, ठीक है बेटा, v वेलोसिटी से मैंने फेंका और ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट भी कर रही है, इसी को तो स्पिनिंग बोलते हैं। तो इसके पास एक वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में ओमेगा आर भी है, तो नेट वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी है, v प्लस ओमेगा। नीचे में देखूँ क्योंकि इस पर एक तो वेलोसिटी इधर है ही लीनियर और इधर एक ओमेगा आर, तो इस पर नेट वेलोसिटी इस जगह पे कितनी है, v माइनस ओमेगा। बताओ ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा नीचे वेलोसिटी कम, तो वेलोसिटी में डिफरेंस आ गया। वेलोसिटी में डिफरेंस आ गया तो आप जानते हो यदि वेलोसिटी जिस जगह पे कम होगी p प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। वेलोसिटी ज़्यादा प्रेशर कम, वेलोसिटी ज़्यादा प्रेशर कम, तो ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा बेटा, ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। और प्रेशर डिफरेंस होते ही बॉल अब ये पैराबोलिक पाथ में ना जाके ये अपनी जगह से स्विंग कर जाएगी, अपनी जगह से स्विंग कर जाएगी। जब आप इसको सीधा जिस डायरेक्शन में फेंकोगे उससे थोड़ी सी मुड़ जाएगी, और किस डायरेक्शन में मुड़ेगी आप समझ सकते हो, आप समझ सकते हो यहाँ पर प्रेशर कम है और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ, मतलब ये इस ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे मुड़ जाएगी, ऊपर की डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। समझते हो बेटा, जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाएगा तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ चीज़ें मुड़ जाती हैं। ये होता है जब आपने देखा होगा जब हवा चलती हैं काफ़ी तेज़ हवा, तो जो टीन होती है, टीन वगैरह, टीन टप्पर जो डाल देते हैं, टीन जानते हो ना आप, शेड बोलते हैं जिसको, शेड। शेड क्या होती है, उड़ जाती है, क्यों उड़ जाती है, क्योंकि भाई ये शेड है, जैसे तेरी ये शेड है, इसके ऊपर एयर फ्लो हो रही है, ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, नीचे तो वेलोसिटी है नहीं, नीचे थोड़ी एयर बह रही है, इसके ऊपर एयर फ्लो हो रही है, वेलोसिटी ज़्यादा प्रेशर कम, प्रेशर कम और नीचे प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा नीचे किया नहीं है, वो अपने आप ही ज़्यादा नॉर्मल प्रेशर ही ज़्यादा हो गया क्योंकि ऊपर का प्रेशर कम हो गया। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि ये टीन जो है इस पर एक ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि इसमें ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, मतलब नीचे से प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, ऊपर से प्रेशर कम है, तो नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ से उड़ जाती है, इसकी वजह से यहाँ से उड़ जाती है। एरोप्लेन का उड़ने का भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं भी आपको जब पढ़ाया था तो एक्सप्लेन किया ही था। नेक्स्ट है, अब ये ठक 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 की आवाज़ आ रही है, इसको मैं कैसे कंट्रोल करूँ भाई, आप आसपास कोई घर वगैरह बन रहा है उसमें आवाज़ आ रही। नेक्स्ट है, आ 50 kg गर्ल वियरिंग हाई हील शूज बैलेंस ऑन ए सिंगल हील। एक लड़की है भाई जो स्टंट दिखा रही है, ये इसकी हाई हील की शूज़ है भाई, ये इसकी हाई हील की शूज़ मैं बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ये हाई हील की शूज़ है और एक ही पैर पे खड़ी हुई है, दूसरा पैर तो इसने हवा में लटका लिया, ठीक है। 50 kg की गर्ल है तो इसका टोटल वेट कितना लग रहा होगा इस हील पर, mg, m इंटू जी, मास इसका है 50 kg, जी की वैल्यू 9.8 लेते हैं तो इतना वेट इसका लग रहा है। पूछा क्या है, हील इज सर्कुलर विद डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर, हील सर्कुलर है जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर मतलब इतना मीटर इसकी रेडियस हो गई। व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय हील ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर, तो आपको ये बताना है कि जो प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगी ये हील इस फ्लोर पर, तो प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, तो इसमें इस जगह पे परपेंडिकुलर फोर्स कितना लग रहा है m इंटू जी, क्योंकि ये एक ही हील पर खड़ी हुई है भाई, एक ही पैर से खड़ी हुई है, तो सिर्फ इसी वाले एक हील पर ही एरिया इस एक हील का ही लिखोगे कितना होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू ले लेना भाई 3.14, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, बस यही आपका प्रेशर होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्सली बैरोमीटर यूज्ड मर्करी पास्कल डुप्लीकेटेड इट यूजिंग फ्रेंच वाइन ऑफ डेंसिटी 984 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा जी, एक डेंसिटी है एक फ्लूइड की, एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी 984 kg पर मीटर क्यूब है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ वाइन कॉलम फॉर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप ये बताओ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो टॉर्चली ने बैरोमीटर बनाया था उसके कॉलम की हाइट कितनी होती थी, वो होती थी 76 सेंटीमीटर। क्या आपको ये चीज़ याद है? आपसे ये पूछ रहा है कि भाई ये टॉर्चली की वजह से इतनी हाइट होती थी और प्रेशर कितना होता था, नॉर्मल प्रेशर मतलब कितना होता था उस जगह पर, रो जी एच से ही निकालते थे। रो की वैल्यू आपको पता है, उसने मरकरी यूज किया था 13,600,
13,600 kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी मरकरी की। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एच की वैल्यू 76 सेंटीमीटर, मुझे चाहिए मीटर में, तो ये कर दूंगा। ये तो हो गई भाई, ये प्रेशर एग्जर्ट होता है, ये नॉर्मल प्रेशर होता है बैरोमीटर के केस में। तो ये होता है इतना प्रेशर 13600 इंटू 9.8 इंटू 76/100। अब आपको पूछ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, उस लिक्विड की जगह, मतलब मरकरी की जगह दूसरा कोई लिक्विड ले रहा हूँ, दूसरा लिक्विड ले रहा हूँ जिसकी डेंसिटी ये है, तो रो जी है, जिसमें भी लगाऊंगा तो इसकी डेंसिटी रो ये रही, जी ये होता है। अब ये मुझसे पूछ रहा है इसमें कॉलम की हाइट कितनी होगी। उस जगह पे तो 76 सेंटीमीटर आती थी मरकरी के, इसमें कितनी आएगी, तो इससे कैलकुलेट कर लूँगा। 9.8 से 9.8 तो उड़ ही जाएगा, वैल्यू बचेगी 13,600 इंटू 76/100 था, तो ये हट जाएगा, डिवाइडेड बाई 984। बस ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये 10 पॉइंट कुछ आएगी, 10.6 मीटर। देख लेना, आप कैलकुलेट कर लेना, इजीली कैलकुलेट कर पाओ, ठीक है। ओके, दूसरा तरीका ये था, इसने बोल दिया कि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर कितनी हाइट से जनरेट होगा, तो रो की वैल्यू पता है आपको, रो। जी की वैल्यू पता है आपको, यस। एच की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, दोनों ही तरीके, दोनों एक ही बात है। क्योंकि रो जी एस से अपन जब कैलकुलेट करते हैं ना, 76 मीटर हाइट लेके रो जी एस ये वैल्यू जो कैलकुलेट करते हो वो इतनी आती है एटमॉस्फेयर प्रेशर की। क्योंकि भाई बैरोमीटर जो बनाया था भाई टॉर्चलिनो, किस लिए बनाया था, एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करने के लिए, जहाँ पर मरकरी की हाइट 76 मीटर आई थी। अरे भैया ये कौन है, कौन इसको दिक्कत हो रही है पता नहीं यार, ये कौन कौन ये काम करवाते रहते हैं साले घरों में, ये दिमाग खराब कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 7, A vertical offshore structure is built to withstand maximum stress of 10 to the power 9 पास्कल है बेटा। ये कितना प्रेशर है, 10 to the power 9 पास्कल, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पूछा है इज स्टील स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर पुटिंग अप ऑन टॉप ऑफ एन ऑल वेल इन ओशन, टेक डेप्थ ऑफ ओशन भी रफली इतनी। देखो आपसे पूछा है कि एक स्ट्रक्चर यदि वो बिल्ड करें तो वो इतना मैक्सिमम प्रेशर झेल सकती है भाई, इतना मैक्सिमम प्रेशर वो झेल सकती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि यदि मुझे समुद्र में रखना है तो उसमें मैक्सिमम प्रेशर लिक्विड की वजह से कितना लगेगा, क्योंकि इसने बोल दिया था कि ओशन करंट वगैरह नेग्लिजिबल है। यहाँ पर ओशन करंट नेग्लिजिबल है, ये रहा ओशन करंट, मतलब ओशन यहाँ पर वेलोसिटी फ्लो हो रही होगी ना, तो ये भी कुछ फोर्स लगा रही होगी भाई, ये भी कुछ फोर्स लगा रही होगी, लेकिन आपको वो ओशन करंट की वजह से स्ट्रक्चर पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा मान के चलना है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स है, रो जी एच वाला प्रेशर लग रहा होगा। तो मैं देख लेता हूँ, यदि मेरे जो ओशन की वजह से जो रो जी एच की वैल्यू इससे कम आती है तो स्ट्रक्चर इसको झेल जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर मेरा मैक्सिमम इतना प्रेशर झेल सकता है। तो मैं देखता हूँ कि ये ओशन का मैक्सिमम प्रेशर झेल पाएगा नहीं, तो प्रेशर ओशन की वजह से आएगा कितना, रो जी एच। रो की वैल्यू बेटा, रो की वैल्यू जनरली, रो मतलब डेंसिटी, और डेंसिटी जो होती है आपको पता है वाटर के लिए 1000 होती है केजी पर मीटर क्यूब। क्या रो इसकी वैल्यू पता है आपको, डेंसिटी की वैल्यू ये होती है। अच्छा, ओशन के केस में बेटा जो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू होती है 1.025, एवरेज वैल्यू ये निकल के आती है भाई। तो जनरली वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, लेकिन ओशन के केस में ओशन वाटर की डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है भाई, क्योंकि वहाँ पे नमक मिला हुआ है तो डेंसिटी को थोड़ा इंक्रीज कर देता है। ये वैल्यू आप काम में ले सकते हो, लेकिन आपके बुक में क्वेश्चन के लिए ये वैल्यू काम में ली होगी 1000, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1000 होती है। लेकिन आप जानते हो कि ओशन में काफ़ी नमक होता है जो इसकी डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, और इसकी डेंसिटी 1000 ना होगी 1025 होती है। ठीक है, रो की वैल्यू आ गई जी 9.8, यहाँ 10 ले सकते हो जी, और एच कितना है भाई 3 किलोमीटर इसमें डेप्थ है। तो मैक्सिमम प्रेशर ही देख लेता हूँ भाई, यदि मैक्सिमम प्रेशर को वो झेल गया तो उससे कम तो झेल ही जाएगा। ये वैल्यू देखोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कुछ आएगी, ये वैल्यू जो आएगी 2.8 इंटू 10⁻7 के लगभग आएगी कुछ, 2.8 इंटू 10⁻7 के लगभग कुछ आएगी। और आपको दिख ही रहा है कि ये वैल्यू ज़्यादा है, मतलब अपनी स्ट्रक्चर मैक्सिमम इतना प्रेशर झेल सकती है, और जो ओशन इस पर प्रेशर लगाएगा वो इतना ही लगाएगा भाई मैक्सिमम। तो भाई मतलब अपनी स्ट्रक्चर विद स्टैंड कर पाएगी। तो आंसर है यस, द स्ट्रक्चर कैन विद स्टैंड द प्रेशर।
इजीली वो इसको झेल पाएगी प्रेशर को। कुल मिला के बात ये है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर झेल सकती है, और जो मैक्सिमम प्रेशर ओशियन लगा सकता है किसकी वजह से, फ्लूइड की वजह से। बाकी और भी फोर्स यहाँ पे लग रहे होंगे, लेकिन उसको नेग्लिजिबल फोर्स, नेग्लिजिबल मानने के लिए बोल दिया, क्योंकि भाई ओशियन में कुछ वेलोसिटी से पानी फ्लो हो रहा होगा, जो इससे टकराएगा तो इस पर कुछ फोर्स लगाएगा, लेकिन उस फोर्स वगैरह को नेग्लिजिबल लेना है, सिर्फ आपको रोजिएज वाला फोर्स काम में लेना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अ हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट कार विद ए मैक्सिमम मास ऑफ कितना। ओके, इसको पहले बना लेते हैं। इस तरह का ये होता है भाई बेटा, इस तरह का ये होता है, ठीक है। यहाँ पर इस जगह पर आप अपनी कार रखते हो, इस जगह पर आप अपनी कार रखते हो, और यहाँ पर आप ये एरिया कम होता है, A1 मानते हैं, और ये एरिया ज़्यादा होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था हाइड्रोलिक मशीन में, देखना एक वीडियो बनाया हुआ, वहाँ पर कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो फोर्स लगाते हो, जितना फोर्स लगाते हो यहाँ पर F1, वो यहाँ पर ज़्यादा फोर्स में कन्वर्ट होकर ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि देखो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आएगी, फोर्स पर यूनिट एरिया, वैल्यू ये आती। अब आप जानते हो लिक्विड में किसी भी जगह प्रेशर चेंज नहीं होता, प्रेशर इतना ही रहेगा, मतलब इस जगह पे इतना ही प्रेशर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू आएगी वो भी इतनी होगी, कितनी, F1/A1, यही रहेगी। लेकिन यहाँ पर यदि आप देखो फोर्स, प्रेशर इतना ही, और यहाँ पर देखो फोर्स देखते हैं कितना ट्रांसफ़र हुआ, तो F मान लेते हैं, F फोर्स ट्रांसफ़र हुआ F' अपॉन यहाँ का एरिया कितना A2। यहाँ पर F' की वैल्यू देखो कितनी आती है, A2/A1 इंटू F1। तो यहाँ पर देखो फोर्स बढ़ा हुआ मिला ना, आपने F1 फोर्स लगाया, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स मिला F' मिला, जो कि F1 से ज़्यादा है, क्योंकि A2 जो एरिया होता है वो A1 से ज़्यादा होता है। बात समझ में आ गई। इसीलिए आप कम फोर्स लगा के भी ज़्यादा भारी मशीनों को उठा सकते हो, क्योंकि ज़्यादा फोर्स ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, कुल मिला के बात समझ आ गई। अब इसने पूछा क्या है कि एक ये जो लिफ्ट है वो 3000 किलो के 3000 kg की कार को उठा सकती है। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा, mg, 3000 तो मास है, इंटू जी से मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो 30,000 आ जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन कैरिंग द लोड इज 425 सेंटीमीटर। तो इस वाली जगह का एरिया जो है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर 425 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। व्हाट मैक्सिमम प्रेशर वुड स्मॉल पिस्टन हैव टू बी, देखो पिस्टन प्रेशर हर जगह सेम रहता है, जितना प्रेशर यहाँ था उतना यहाँ था, उतना यहाँ था, क्योंकि लिक्विड में प्रेशर हर जगह सेम रहता है। यही प्रेशर ही तो इक्वल किया, जो प्रेशर यहाँ था वही यहाँ था, मतलब प्रेशर तो आप यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो इक्वल ही आएगा। तो प्रेशर आप ना यहाँ से निकालोगे तो mg फोर्स की वैल्यू तो मिली गई 30,000 अपॉन एरिया कितना है 425 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू आपको मिल जाएगी, प्रेशर की वैल्यू मिलेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पे फोर्स आया न्यूटन में और नीचे एरिया ले लिया मीटर स्क्वायर में। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। मज़ा तो तब आता जब आपको ये फोर्स पूछ लेता कि आप कितना फोर्स लगाओगे ताकि ये इतनी भारी मशीन भी यहाँ से उठ जाए। तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन उस केस में आपको इस छोटे वाले पिस्टन का भी उसको एरिया देना पड़ता। A1 की वैल्यू पता होती, A2 तो दे ही रखी थी, ये एरिया की वैल्यू, यहाँ से आप फोर्स भी निकाल सकते थे कि आपको पिस्टन पे कितना फोर्स लगाओगे ताकि वो इतनी भारी मशीन को उठा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ U2 contains water and methylated spirit separated by mercury. The mercury column in two arms are in level with 10 सेंटीमीटर। अच्छा, कुल मिला के बात ये है कि ये ऐसे U2 है, यहाँ पर मरकरी भरी हुई है, और दोनों ही कॉलम में मरकरी की हाइट सेम, मरकरी की हाइट मतलब सेम लेवल तक मरकरी भरी हुई है। एक आर्म में आपने क्या किया, 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, एक ये वाली आर्म में 10 सेंटीमीटर वाटर है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर वाटर है, जबकि दूसरी आर्म में क्या है 12.5 सेंटीमीटर, मतलब ये 12.5 सेंटीमीटर क्या है यहाँ पर स्प्रिट, और यहाँ पर जो वाटर है वो 10 सेंटीमीटर, और इसने आपस में बैलेंस कर रखा है, मरकरी दोनों में सेम हाइट पर है। व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्प्रिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए तो उस चीज़ की ग्रेविटी, उस चीज़ की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये निकालना है कुल मिला के आपको। तो कैसे करोगे, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, क्योंकि ए और बी पर प्रेशर सेम होगा, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। तो इसके लिए ये 10 सेंटीमीटर क्या है, 10 सेंटीमीटर वाटर,
तो रो वाटर के लिए नहीं निकालना, रो ऑफ वाटर लिख देना, जी ओके, एच 10 सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। दूसरा इसके लिए इस जगह पे प्रेशर कितना हो जाएगा, रो डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, जी की वैल्यू जी रहने देते हैं अपॉन 12.5, क्योंकि ये पी ए इक्वल टू पी वी, दोनों जगह पे प्रेशर सेम होगा। पी ए की वैल्यू है कितनी, रो जी इंटू 10 और पी वी की वैल्यू रो एस इंटू जी इंटू 12.5, और मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, जी से जी तो मर जाएगा, मुझे वैल्यू चाहिए रो एस बाई रो डब्ल्यू की, यही तो होती है भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये देख लो आप निकाल लेना यहाँ से, ये वैल्यू आपके पास इजीली आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा कि भाई स्पिरिट और इसमें से वाटर में से किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो मुझे तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है 10/12.5 है ना, मतलब स्पिरिट की डेंसिटी कम होगी वाटर की डेंसिटी से। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट है इसका, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, पिछली प्रॉब्लम में यदि 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर और स्पिरिट ईच इज फर्दर पाउर्ड इनटू रेस्पेक्टिव आर, क्या कह रहा है ये, कहना ये चाह रहा है ये कि आप इसमें क्या करो, 12.5 में 15 सेंटीमीटर तक और इसमें क्या भरना है, स्पिरिट 15 सेंटीमीटर और इसमें स्पिरिट भरनी है भाई, और इधर वाले कॉलम में 15 सेंटीमीटर भरना है वाटर, इधर वाले कॉलम में 15 सेंटीमीटर भरना है वाटर, ठीक है, दोनों में ही 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मरकरी इन 2R, आपको ये बताना है कि मरकरी भी अब शिफ्ट होने लगी है। तो मुझसे पूछा ये गया है कि भाई मरकरी जो है वो कितनी शिफ्ट हो चुकी है। देखो पहले मरकरी ने बैलेंस बना रखा था और मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी लास्ट क्वेश्चन में निकाल ली, तो वाटर के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा थी, वाटर के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू मरकरी। अब देखो हुआ क्या कि मरकरी थोड़ी शिफ्ट हुई, यहाँ से नीचे चली गई और यहाँ पर मैं मानता हूँ थोड़ी सी ऊपर बढ़ गई, यहाँ पर वो थोड़ी सी ऊपर चली गई, ठीक है, यहाँ पर वो थोड़ी सी ऊपर चली गई। आप समझ सकते हो ऐसा क्यों हो रहा होगा, देखो क्योंकि देखो इधर वाटर भरा हुआ था और वाटर जब 10 सेंटीमीटर था और इधर 12.5 कौन था, 12.5 स्पीड थी, तब वो बैलेंस बना के रख रहा था। लेकिन अब मैंने इधर वाटर 15 सेंटीमीटर और डाल दिया और इधर मैंने स्पीड डाल दी 15 सेंटीमीटर, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ बेटा, क्योंकि इसकी स्पीड की कंपेरिजन में वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये वाटर इसको ज़्यादा प्रेस करेगा, मतलब इधर से जो मरकरी जो इनिशियल हाइट थी उससे कुछ नीचे चली जाएगी और यहाँ पर इनिशियल हाइट जो थी इस जगह पर उससे कुछ ऊपर चली जाएगी। मैंने मान लिया ये एक्स यहाँ से ऊपर गई, ये एक्स यहाँ से नीचे आई, उतनी ही ऊपर जाएगी। अब इसके ऊपर वाटर कॉलम है कितना, इसके ऊपर वाटर कॉलम कितना है, पहले 10 था, 15 और डाल दिया 25 हो गया। यहाँ पर देखो कितना हो गया, ये स्प्रिट का कॉलम टोटल, स्प्रिट का कॉलम टोटल कितना हो गया, पहले था 12.5, अब 15 और ऐड कर दिया इसमें, तो ये हो जाएगा 27.5, ठीक है। ये वाली बात। अब मुझे इस लेवल पे प्रेशर सेम रहेगा भाई, इस लेवल पे प्रेशर, इस लेवल पे प्रेशर सेम रहेगा या नहीं बेटा, रहेगा या नहीं रहेगा, बोल देना बेटे, प्यारे प्यारे बेटे, टाटा, रहेगा ना, ठीक है, समझ आ गया ना तुझे। अच्छा यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, अरे सॉरी बेटे, वाटर यहाँ से यहाँ तक होगा ना, वाटर 25 और यहाँ से यहाँ तक होगा पूरा, ठीक है। अब तुझे इन दोनों में वही सेम करना है भाई, सेम करना है। तो इस जगह के लिए प्रेशर पी ए की वैल्यू पी ए, इस जगह पे प्रेशर मैं मानता हूँ पी वी, तो पी ए की वैल्यू लिख पहले, रो जी एच, रो मतलब वाटर की डेंसिटी, वाटर है ना उधर, रो जी इंटू एच कितनी 25, पी बी पर वैल्यू बता बेटा, पी वी पर वैल्यू, तो रो जी एच, रो मतलब डेंसिटी ऑफ दिस स्पिरिट, और स्पिरिट की डेंसिटी तू निकाल चुका होगा पिछले वाले केस से, मैंने स्पिरिट का और वाटर का रेशियो निकाल दिया ना, तो वहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसको वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना, और वाटर की डेंसिटी होती है 10⁻³ kg पर मीटर की, तो वहाँ से स्पिरिट की डेंसिटी आ जाएगी। तो स्पिरिट की डेंसिटी मैं रो एस लिख रहा हूँ, जी इंटू एच, देख यहाँ पर ध्यान से बेटा एच देख ले बेटे, एच देख ले यहाँ पर तू ध्यान से, एच की वैल्यू कैसे निकालेगा तू, 27.5 प्लस एक्स, बस इन दोनों को इक्वल कर देना और एक्स की वैल्यू निकाल देना, दोनों को इक्वल कर देना और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देना, तो तुझे पता चल जाएगा कि मरकरी में शिफ्ट कितना आया, मरकरी आखिरकार अपनी जगह से कितनी शिफ्ट हो चुकी है। समझ में आ रहा है यार बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैन बर्नौली इक्वेशन बी यूज टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए रैपिड इन रिवर। क्या रैपिड क्या होता है बच्चों? जैसे वाटर का रिवर का पानी ऐसे फ्लो हो रहा होता है, लेकिन बीच बीच में ऐसे पत्थर आ जाते हैं, कई सारे पत्थर आ जाते हैं। पत्थर होने की वजह से पानी एकदम कंटिन्यू ऐसे फ्लो नहीं हो पाता, उसको बेचारे को ऐसे पाथ ऐसे मोड़नी पड़ती। और जब ये पानी में ऑब्स्टिकल आती है बेटा, पानी में ऑब्स्टिकल आ जाती है तो पानी में रोटेशन जनरेट हो जाता है यहाँ पर। और अपन ने जो बर्नौली इक्वेशन पढ़ी थी वो किसके लिए पढ़ी थी? स्टडी फ्लो के लिए। और स्टडी फ्लो में क्या क्या कंडीशन है? एक तो अपन फ्लूइड लेते हैं, वो आइडियल फ्लूइड लेते हैं। स्टडी फ्लो में एक लेयर दूसरी लेयर पे ऐसे स्मूथली फ्लो हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर टर्बुलेंस जनरेट हो जाता है बेटा रैपिड्स पर। रैपिड्स मतलब जो फ्लो नदी जो फ्लो हो रही है तो ऐसे पत्थरों से के बीच से जब पास हो रही थी उसको बोलते हैं रैपिड। तो यहाँ पर जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। और अपन ने जो इक्वेशन लगाई थी, मतलब जो इक्वेशन डेराइव करी थी, वो स्टडी फ्लो के लिए थे। तो नो, वी कैन नॉट यूज बर्नौली इक्वेशन इन रैपिड्स इन रिवर। रिवर के रैपिड्स में ये इक्वेशन यूज नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ पर टर्बुलेंस आ जाता है। Does it matter if one use gauge pressure instead of absolute pressure applying Bernoulli equation? क्या आप P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर, यही बर्नौली इक्वेशन है, इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट लिख रहा हूँ। क्या आप यहाँ पर प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर लेते हो या गैस प्रेशर? तो इनमें से कोई सा भी प्रेशर ले लो, कोई सा भी प्रेशर ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो गैस प्रेशर की वैल्यू होती है वो क्या होती है? गैस प्रेशर की वैल्यू जो आती है वो एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर में से एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस करने पे आती है। एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेयर प्रेशर, एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो कोई सा भी प्रेशर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए भी लगा सकते हो, गैस प्रेशर के भी लगा सकते हो, दोनों के लिए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ग्लिसरीन फ्लो स्टडी थ्रू ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ लेंथ कितना? लेंथ दे रखी है ट्यूब की 1.5 मीटर, रेडियस दे रखी है इतनी, तो इसको लिख लेते हैं इतना मीटर। इफ अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन कलेक्टेड पर सेकेंड एट वन एंड इज, ग्लिसरीन की अमाउंट एंड पर कितनी मिल रही है, मतलब मास फ्लो रेट दे रखी है आपको 4 × 10⁻³ kg पर सेकेंड, ये मास फ्लो रेट है। वॉल्यूम फ्लो रेट निकालनी हो तो डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 4 × 10⁻³ अपॉन इसकी क्या डेंसिटी आपको दे रखी है, ये दे रखी है डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन 1.3 × 10⁻³। तो यहाँ पर इसकी यूनिट कितनी आएगी? मीटर क्यूब पर सेकंड। आप देख सकते हो, ये आपको ही देखना है। यहाँ पर देखो ऊपर वाले की यूनिट क्या है? केजी पर सेकंड, और नीचे वाले जो लिखा है उसकी यूनिट क्या है? केजी पर मीटर क्यूब। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो मीटर क्यूब पर सेकंड आएगी, ठीक है। तो ये वॉल्यूम फ्लो रेट अपने पास आ गई। आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ ट्यूब? तो यहाँ पर लगेगी पॉइजलीज इक्वेशन। और पॉइजली इक्वेशन क्या करती है? जब एक पाइप से कोई वाटर फ्लो हो रहा है जिसकी फ्लो रेट आपको पता है, वी होती है फ्लो रेट, वी होती है फ्लो रेट, तो यदि वो आपको पता है तो ये जो फॉर्मूला होता है डेल्टा पी पाई r⁴ अपॉन 8 ईटा एल, 8 ईटा एल। यहाँ पर v की वैल्यू पता है, यहाँ से निकाल दोगे आप, यहाँ से निकाल लोगे, v की वैल्यू पता है मुझे, v की वैल्यू नॉन है। डेल्टा पी मुझे निकालना है प्रेशर डिफरेंस, पाई 3.14 पुट करना, r रेडियस ये रही r⁴, ठीक है, अपॉन 8, एक 8 तो कांस्टेंट है, ईटा, ईटा क्या है भाई? इसकी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कौन सी विस्कोसिटी है ये? दिस इज द, जो विस्कोसिटी अपने को दे रखी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, वो ही पाई, क्योंकि इसकी यूनिट से पहचान सकते हो पास्कल इंटू सेकेंड, पास्कल इंटू सेकेंड यही होती है विस्कोसिटी की यूनिट। तो ये 0.83 ईटा इंटू लेंथ ऑफ दिस ट्यूब, यस 1.5 सेंटीमीटर, सारी वैल्यू पुट कर देना। वी की वैल्यू मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट ये यहाँ से निकाल सकते हो, तो इस जगह से डेल्टा पी की वैल्यू आप निकाल लोगे। डेल्टा पी की वैल्यू आप यहाँ से मतलब प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हो, और ये ही आपको निकालना था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यू मे ऑल्सो चेक इफ अजम्पशन ऑफ लेमिनार फ्लो इन ट्यूब इज करेक्ट। इसने जो फ्लो में, क्योंकि ये पॉइजली इक्वेशन में जब ये फॉर्मूला लगाते हो तो ये लेमिनार फ्लो के लिए वैलिड है, तो आपसे पूछा आप ये भी चेक करके बताओ कि या ये फ्लो लेमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर होता है ρ ईटा। रो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आपको दे रखी है, ये रही डेंसिटी 1.3 × 10⁻³ रो वी, वी क्या है इसमें? वी इज द वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। तो क्या आपको वेलोसिटी यहाँ पर पता है या नहीं है? अरे बोल दे बच्चे, इसमें रो वी डी, ये रही वी 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 वी
ए इंटू यस वी अपन निकाल सकते हैं यहाँ से रो वी डी यहाँ पर होता है डायमीटर। यदि आपको रेडियस पता है तो क्या डायमीटर निकाल सकते हो, ये रहा इतना मीटर डायमीटर अपॉन ईटा की वैल्यू ये दे रखी है 0.83। v इज द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ पर तुझे v मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट की वैल्यू पता है, वॉल्यूम फ्लो रेट की वैल्यू पता है, ये रही अपॉन 1.3 इंटू 10⁻3। यदि ये वैल्यू पता है, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, जो अपन अभी तक A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू A3 V3 ये लगाते आ रहे हैं, इसमें A मल्टीप्लाइड बाई V क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट ही होता है, A इंटू वी वॉल्यूम फ्लो रेट। यहाँ से यूनिट से पता चल जाएगा तुझे, यहाँ पर A मतलब एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से जो फॉर्म जो यूनिट आ रही है क्या आ रही है, मीटर क्यूब पर सेकंड, और इसकी भी यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब ये A इंटू वी की वैल्यू दे रखी है। एरिया तो निकाल सकता है भाई, इसका पाइप का एरिया निकाल सकता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू दे रखी है तुझे 10⁻² का स्क्वायर, क्योंकि 1 है ना रेडियस, तो 1 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। ए एरिया पता है, वेलोसिटी निकाल देगा तू अब यहाँ से, वेलोसिटी यदि तुझे निकाल ली, वेलोसिटी यहाँ पे पुट कर देना, रो की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, ईटा की वैल्यू पता है, तो यहाँ से तेरे पास रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आ जाएगी। यदि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 आती है तेरी, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 आती है, डेट मीन्स इट इज़ ए लेमिनार फ्लो। और इस रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जब तू निकालेगा तो लगभग 1 से भी कम आएगी, 1 से भी कम आएगी रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू, तो तू बोल देगा कि ये एक लेमिनार फ्लो है। 1 से कम क्या, ये 1000 से कम आनी चाहिए, 2000 से कम आनी चाहिए थी, तो 2000 से कम ही आएगी तेरी वैल्यू, तो 2000 से कम आएगी, इसका मतलब बोल देगा तू ये दिस इज ए लेमिनार फ्लो। यदि ये वैल्यू 4000 से ऊपर आती, इफ रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से ऊपर आती देन इट इज टर्बुलेंट फ्लो। यदि वैल्यू 2000 से 4000 के बीच में आती, डेट मीन्स इट इज ट्रांजिशन फ्लो, मतलब ये कुछ कुछ पार्ट में ये लेमिनार हो रहा है, कहीं पर टर्बुलेंट हो रहा है, लेमिनार भी है टर्बुलेंट, मतलब सेम फ्लो लेमिनार भी है टर्बुलेंट भी है, कुछ पार्ट में लेमिनार फ्लो चल रहा है, कुछ में टर्बुलेंट, मतलब वो ट्रांजिस्ट होने की कोशिश कर रहा है, लेमिनार से टर्बुलेंट फ्लो होने में कन्वर्ट होने की ट्राई कर रहा है, यदि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से 4000 के बीच में है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन मॉडल एरोप्लेन इन विंड टनल, ओके, द फ्लो स्पीड ऑन अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ विंग इज इतना, ये विंग है भाई, विंग के ऊपर जो स्पीड है वो 70 मीटर पर सेकंड है, और विंग के नीचे जो स्पीड है 63 मीटर पर सेकंड है। अब मुझे ये बताओ, जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा प्रेशर कम, यहाँ पर वेलोसिटी कम प्रेशर ज़्यादा, तो इस पर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा है। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, प्रेशर डिफरेंस डिवाइडेड बाई एरिया, तो यहाँ पर प्रेशर P2 मानूँ, यहाँ पर प्रेशर P1 मानूँ, तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1 इंटू इसका एरिया, तो यहाँ से फोर्स मिल जाएगा कि कितने फोर्स से ये इस पे ऊपर फोर्स, मतलब कितना फोर्स इसमें ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। ऊपर की डायरेक्शन में क्यों लगेगा, क्योंकि जो फोर्स लगता है ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ, तो नीचे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो ज़्यादा से कम की लग जाएगा। ठीक है, आपको वेलोसिटी पता है, व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग, लिफ्ट मतलब लिफ्ट फोर्स निकालना है, इफ एरिया इज 2.5 मीटर स्क्वायर, तो P2 माइनस P1 इंटू एरिया की वैल्यू आपको दे रखी 2.5 मीटर स्क्वायर, टेक द डेंसिटी इज इक्वल टू ये, तो प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालें, तो दोस्तों P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। आपको पता है ये विंग है, विंग में हाइट का डिफरेंस, विंग के नीचे और विंग के ऊपर हाइट का डिफरेंस काफ़ी नेग्लिजिबल होगा, H1 इक्वल्स टू H2 होगा लगभग, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बेटा ठीक है ना, P1 P2, ठीक है, P2 मतलब ये नीचे वाला प्रेशर है, तो आपको पता है कि P2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो मैं इसको P2 माइनस P1 को क्या लिख सकता हूँ, हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। बेटा V1 P1 ऊपर वाला माना है ना, तो V1 यहाँ की वेलोसिटी कितनी है 70, रो डेंसिटी दे रखी है एयर की 1.3 kg पर मीटर क्यूब, V1 मतलब 70 का स्क्वायर, V1 मतलब 70, V2 मतलब 63 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो P2 माइनस P1 की वैल्यू मेरे लिए आ रही है हाफ इंटू 1.3, और इसको सॉल्व करने का तरीका ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर मतलब ए प्लस वी और ए माइनस वी, 70 प्लस 63 मल्टीप्लाइड बाई 70 माइनस 63, और 70 माइनस 63 होगी 7,
यही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से प्रेशर डिफरेंस तेरे पास आ गया, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देगा तो फोर्स आ जाएगा इन न्यूटन। यूनिट का ध्यान रखना, प्रेशर डिफरेंस तेरा आना चाहिए, प्रेशर मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एरिया मीटर स्क्वायर में है ही, मल्टीप्लाई करेगा मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। कैसे कट गया सर? ऐसे कट गया बेटा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा है और वो मीटर स्क्वायर है तो ऐसे कट गया, ऐसे बचा न्यूटन, तो फोर्स आ जाएगा तेरा न्यूटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर ए एंड बी रेफर्स फॉर स्टडी फ्लो ऑफ ए नॉन विस्कस फ्लूइड। नॉन विस्कस लिक्विड, यहाँ पर कोई भी विस्कोसिटी नहीं है, मतलब फ्रिक्शन लेस फ्लूइड है, जो कि अपन कंसीडर करते हैं भाई आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं। आइडियल फ्लूइड के लिए ये सारी डेरिवेशन अपन ने किए थे, तो इसने बोल दिया कि आइडियल फ्लूइड है बेटा तेरे लिए। विच ऑफ द टू फिगर इज इनकरेक्ट, इन दोनों में से कौन सा इनकरेक्ट है? तो देख बेटा, जहाँ पर एरिया नैरो होगा वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पर एरिया नैरो होगा वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर कम होगा, जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर कम होगा। यहाँ पर क्या एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है मतलब वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम मतलब प्रेशर ज़्यादा। इस जगह पर भी देख ले बेटा, यहाँ पर एरिया ज़्यादा, एरिया ज़्यादा होने का मतलब वेलोसिटी कम, अकॉर्डिंग टू ए वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एरिया ज़्यादा वेलोसिटी कम, वेलोसिटी एंड एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेलोसिटी यहाँ पर एरिया ज़्यादा वेलोसिटी कम, वेलोसिटी कम प्रेशर ज़्यादा, वेलोसिटी जहाँ पर कम प्रेशर ज़्यादा। तो बेटा प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा है? प्रेशर इस ज़्यादा वाली इस जगह पर ज़्यादा है, जहाँ पर ज़्यादा है। तो दोनों में से बता बेटा, प्रेशर जहाँ पर ज़्यादा होगा वही तो लिक्विड को ज़्यादा ऊपर तक प्रेस करेगा, जिधर प्रेशर ज़्यादा होगा वही तो लिक्विड को ज़्यादा ऊपर तक प्रेस करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा तुझे यहाँ पर प्रेशर निकालना है, तो कैसे निकालेगा? रो जी एच से, रो जी एच से। तो लिक्विड कॉलम की हाइट ज़्यादा होनी चाहिए ना, तभी तो ज़्यादा प्रेशर शो होगा यहाँ पर। ज़्यादा प्रेशर कब शो होगा? जब यहाँ पर लिक्विड कॉलम की हाइट ज़्यादा होगी। तो मतलब ये वाला ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है और पहला वाला इनकरेक्ट लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ पर भाई लिक्विड कॉलम की हाइट ज़्यादा होनी चाहिए थी ना, लेकिन यहाँ पर तो फर्स्ट वाले में तो कम दे रखी है, मतलब सेकंड ऑप्शन सही है और पहला इनकरेक्ट है। इसने इनकरेक्ट ही पूछा था, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज ही इज आस्किंग अबाउट द इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज़ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है भाई, स्प्रे पंप, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है आपको? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुरंत मैं इसको कर लेता हूँ किसमें? मीटर स्क्वायर में। तो 8 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। वन एंड ऑफ विच हैज़ 40 होल्स। एक दूसरा इसका जो एंड है उसमें ऐसे 40 होल्स बने हुए हैं, उनसे पानी बाहर आ रहा है, 40 होल है। ईच ऑफ डायमीटर 1 mm, हर एक का डायमीटर 1 mm है। 1 mm को मैं लिख लूँ तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, यही हो जाएगी भाई बेटा, क्योंकि mm मतलब 10⁻³ मीटर। तो समझ गया ना तू? क्योंकि 1/2 करेगा, डायमीटर है ना वो, तो 1 तो डायमीटर है, तो रेडियस कितनी है? 0.5, कितनी? 0.5 mm, 0.5 mm मतलब इतना मीटर। इफ़ लिक्विड फ्लो इनसाइड द ट्यूब इज 1.5 मीटर पर मिनट। ओके, तो ये 1.5 मीटर पर यूनिट, मतलब यहाँ पर जो लिक्विड फ्लो होता है उसकी वेलोसिटी आपको बता रखी। यहाँ पर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी 1.5 मीटर पर मिनट है। मिनट है, मीटर पर मिनट है, तो मीटर पर सेकंड में यदि तुझे कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। मिनट को सेकंड में तो चुटकियों में कन्वर्ट कर लेता है तो यहाँ पर इतनी वेलोसिटी है भाई, यहाँ पर इतनी वेलोसिटी है। तो ये पूछा क्या है? व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ इजेक्शन ऑफ लिक्विड थ्रू द होल्स। तो लिक्विड्स जो इस होल से बाहर आ रहा है उनमें वेलोसिटी कितनी होगी? तो फ्लो रेट A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। यहाँ पर ये तो ये इक्वेशन लगानी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। A1 कितना एरिया? 8 इंटू 10⁴। वेलोसिटी कितनी है भाई? 1.5/60 मीटर पर सेकंड में। आंसर भी मीटर पर सेकंड में ही आएगा तेरा। A2 V2, A2 देखो बेटा, यहाँ पर एक एरिया नहीं है कोई, यहाँ पर 40 एरिया हैं सेम डायमीटर के, 40 एरिया हैं सेम डायमीटर के, तो 40 होल है और हर एक का एरिया कितना? πr², पाई इंटू यहाँ पर हर एक होल की रेडियस ये रही, इसका स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा। अब यहाँ से जो वेलोसिटी निकलेगी V2 वो आप निकाल ली। वो वेलोसिटी किसकी है? हर एक होल से जो पानी निकल रहा है ना उसकी वेलोसिटी, हर एक होल से जो पानी निकल रहा है वो सेम ही वेलोसिटी से निकलेगा, क्योंकि सारे के सारे होल्स की वेलोसिटी, सारे के सारे होल्स का एरिया सेम है। इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट और मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं 40 होल्स ना देके मैं बोलता इसके एंड पर सिर्फ 4 होल है, सिर्फ 4 होल है, और चारों के लेकिन एरिया अलग अलग है बेटा, चारों के एरिया अलग अलग है। तब तू क्या करता, इधर वाला तो मामला सेम ही रहता तेरा,
A1 B1 तो सेम ही रहता, लेकिन जो 4 होल हैं उनका एरिया भी अलग अलग है। तो तुझे क्या करना पड़ता, A1, अच्छा फिर तुझे A1 सारे के सारे होल से पूछता क्या सारे होल से जो लिक्विड बाहर आ रहा है सभी की वेलोसिटी सेम होगी, तो तेरा आंसर क्या होना चाहिए था उस केस में, आंसर होगा नो। सारे होल से पानी जो बाहर आ रहा है उनकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हर एक होल का साइज अलग अलग है। 4 होल है लेकिन चारों का साइज अलग अलग है, तो जो होल सबसे बड़ा होगा उसमें वेलोसिटी सबसे कम होगी, जो होल सबसे छोटा होगा उसमें वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये ट्विस्ट भी डाल सकता था वो। नेक्स्ट है, अ यू शेप्ड वायर इज डिप्ड इन ए सोप सोल्यूशन एंड रिमूव। एक यू शेप का वायर है, ये रहा यू शेप का वायर, इस सोप सोल्यूशन में डुबाया गया और इसको यहाँ से निकाल दिया गया, तो यहाँ पे एक सोप की फिल्म बन जाएगी। द थिन सोप फिल्म फॉर्म्ड बिटवीन द वायर एंड द लाइट स्लाइडर, ये स्लाइडर है जो स्लाइड हो सकता है, और ये फिल्म बन गई वो तो मुझे पता ही था। सपोर्ट ए वेट ऑफ इतना, अच्छा ये मुझे यू शेप का एरिया कुछ ऐसा रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक स्लाइडिंग वायर है, यहाँ पर एक वेट लटका हुआ है, आपको बोल दिया इस वायर का और इसका टोटल वेट जो है वो इतना है। वेट इतना मतलब समझ गया ना, mg की वैल्यू दे रखी तुझे डायरेक्टली, क्योंकि न्यूटन में दे रखी ना, यदि kg में होती तो मास होता, लेकिन इसने न्यूटन में दे रखी है, मतलब ये टोटल वेट दे रखा है। लेंथ ऑफ स्लाइडर इज 30 सेंटीमीटर, तो इसकी जो लेंथ है वो है 30 सेंटीमीटर, मतलब इतना मीटर, इतना मीटर। व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ फिल्म, तुझे इस फिल्म की सरफेस टेंशन बतानी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। नीचे जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर के सरफेस टेंशन के लगने वाले फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा, तभी तो ये बैलेंस कंडीशन में। तो नीचे फोर्स कितना है 1.5 इंटू 10⁻²। ऊपर फोर्स कितना लगेगा, सरफेस टेंशन क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ होता है। तो यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू आती है S इंटू एल आती है बेटा। यहाँ पर S इंटू एल वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन ये ना आके यहाँ पर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। आज समझते हो ना बेटा क्यों, क्योंकि सोप फिल्म जब भी बनती है तो एक लेयर ऊपर होती है एक लेयर नीचे, तो यहाँ पर 2 लेयर बनेंगी, इसीलिए डबल से मल्टीप्लाई करोगे। एस की वैल्यू तुझे निकालनी है, लेंथ की वैल्यू तुझे दे रखी है 30 इंटू 10⁻², 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो यहाँ से सरफेस टेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो ये मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई 30 इंटू 10⁻², निकाल देना, सरफेस टेंशन की वैल्यू आ जाएगी तेरे पास सो फिल्म की। सॉरी, शो ए थिन लिक्विड फिल्म सपोर्टिंग ए वेट इतना, ओके ओके ओके, ये लिक्विड फिल्म है सपोर्टिंग ए स्मॉल वेट ऑफ इतना। व्हाट इज द वेट सपोर्टेड बाय फिल्म ऑफ द सेम लिक्विड एट सेम टेम्परेचर इन फिगर बी एंड सी। अच्छा आपको एक ये दे रखा था, ये जो लिक्विड है वो कितना वेट सपोर्ट कर सकता है भाई, 4.5 इंटू 10⁻²। जो लास्ट टाइम पे क्वेश्चन अभी कराया था वैसा ही क्वेश्चन है, जैसे 100 फिल्म यहाँ पे बन गई थी, इसमें एक वेट सपोर्ट कर रहा था, ऐसे यहाँ पर इसने बता दिया फर्स्ट केस में इतना वेट सपोर्ट कर रहा था। अच्छा वेट सपोर्ट का मतलब आप समझते हो, mg की वैल्यू किसके इक्वल होती है, यदि ये सोप की फिल्म है 2s इंटू एल, इसके इक्वल हो जाती है। आपसे पूछ क्या रहा है कि बी और सी वाले लिक्विड कितना वेट सपोर्ट कर पाएंगे, बी और सी वाले वेट कितना वेट सपोर्ट कर पाएंगे। तो देखो वेट कितना सपोर्ट करेंगे, इक्वल टू कितना वेट सपोर्ट करेंगे mg, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 2s इंटू एल। तो सारे केस में देखो, क्योंकि ये तीनों की तीनों सेम लिक्विड है, मतलब सरफेस टेंशन की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पे डिपेंड करती है, हालांकि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि सारे के सारे सेम टेम्परेचर पर है, तो टेम्परेचर का तो फैक्टर नेगलेक्ट हो गया यहाँ पर, टेम्परेचर के फैक्टर नेगलेक्ट। अब किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ लिक्विड पर। तीनों में लिक्विड सेम है, लिक्विड सेम मतलब तीनों केस में एस की वैल्यू सेम है। और किस पे डिपेंड करती है, 2 पर, 2 तो एक कांस्टेंट है भाई। और किस पे डिपेंड करती है, एल पर। तीनों केस में लेंथ सेम है, देखो 40 40 40 हर जगह पर लेंथ की वैल्यू भी सेम है, तो भाई वो तीनों के तीनों सेम वेट ही सपोर्ट करेंगे ना यार, सेम वेट ही सपोर्ट करेंगे ना, क्योंकि ये फर्स्ट वाला mg कर रहा है तो दूसरा वाला भी mg करेगा, थर्ड वाला भी mg करेगा, क्योंकि mg की वैल्यू 2sl है, और 2sl कांस्टेंट है भाई तीनों केस में, क्योंकि 2 तो भाई कांस्टेंट है ही। नंबर 1 s की वैल्यू, क्योंकि तीनों फ्लूइड सेम है, तो भाई इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन उसने बोल दिया कि टेम्परेचर के साथ वेरिएशन नहीं हो रहा, इनटू एल, तो लेंथ तीनों केस में सेम है, मतलब तीनों सेम वेट सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ मरकरी ऑफ रेडियस 3 mm एट रूम टेम्परेचर। एक मरकरी की ड्रॉप है, उसके इनसाइड प्रेशर तुझे निकालना है भाई, इनसाइड प्रेशर। तो पी आई माइनस पी आउट की वैल्यू 2s/r होती है भाई, 2s/r होती है। यहाँ पर r इसकी रेडियस होती है, r इसकी रेडियस होती है फिल्म की।
तो आर की वैल्यू तुझे दे रखी है भाई, आर की वैल्यू तुझे बेटा प्यारे बेटा इतनी वैल्यू दे रखी है, इतनी वैल्यू दे रखी है। द सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी एट टेम्परेचर ऑफ दिस, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू जिस टेम्परेचर पे तुझे क्वेश्चन पूछा गया उस टेम्परेचर पे ये वैल्यू भी दे रखी है, न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन भी दे रखा है तुझे, एस की वैल्यू पता है। एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इतना, तो मतलब बाहर का प्रेशर दे रखा है पी आउट 10⁵ है ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या तू इनसाइड प्रेशर नहीं निकाल सकता बेटा, तू यार इतना कमज़ोर हो जाएगा क्या। पी आउट की वैल्यू कितनी है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पी आउट, प्लस 2s/r2, एस की वैल्यू बताया तुझे 4.65 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन आर की वैल्यू बताया 3 इंटू 10⁻3। बस यही, अरे ये मैंने क्या किया, ये इसको हटा देता हूँ, ये तेरा आंसर है, बस इसको कैलकुलेट करना है, ये तेरा आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए बबल ऑफ सोप सॉल्यूशन रेडियस इतनी। ये एक बबल है भाई सोप सॉल्यूशन का बबल है, ठीक है, जिसकी रेडियस आपको दे रखी है इतनी है, आर की वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि एमएम में दे रखी। गिवन दैट सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज इतना, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू भी दे रखी है तो ये 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कुल मिला के तुझे अब पूछा गया एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल। एक्सेस प्रेशर जानता ना बेटा, इनसाइड प्रेशर नहीं पूछा, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर मतलब आउटर प्रेशर और इनसाइड प्रेशर का डिफरेंस पूछा है, तो एक्सेस प्रेशर बोल दिया ना। तो पी आई माइनस पी नॉट की वैल्यू अभी बताई मैंने 2s/r। नहीं सर अभी तो आपने 2s/r बताई, लेकिन आप लिख 4s/r रहे हो। हाँ बेटा, शो बबल जब भी आ जाता है वहाँ पर 4s/r होता है प्रेशर डिफरेंस। लिक्विड वाले केस में 2s/r होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शो बॉल के केस में 4s/r होता है। इसका पूरा डेरिवेशन बेटा अपन कर चुके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला ही बता पाऊंगा। 4s/r आंसर है, एस की वैल्यू पता है तो ये आर की वैल्यू पता है, यहाँ से निकाल देना। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, दूसरा पार्ट भी है इसका। दूसरा पार्ट ये, इफ एन एयर बबल ऑफ सेम डायमेंशन, मतलब एयर बबल है जिसकी भी रेडियस कितनी है 5 इंटू 10⁻³ मीटर, वर फॉर्म्ड एट ए डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर इनसाइड ए कंटेनर। एक कंटेनर ऐसा भरा हुआ है लिक्विड से, इसकी सरफेस से 40 सेंटीमीटर नीचे, 40 सेंटीमीटर का मतलब समझ गया ना तू, 0.4 मीटर। यहाँ पर एक ये बना बबल, ये बबल बन चुका है, ठीक है, इनसाइड द कंटेनर कंटेनिंग द सोप सॉल्यूशन। ये सोप सॉल्यूशन ही है, ये लिक्विड जो भरा हुआ है सोप सॉल्यूशन है, इसके अंदर 40 सेंटीमीटर नीचे एक बबल बन गया। वो बबल किसका है बेटा, दिस बबल इज ऑफ व्हाट, दिस बबल इज ऑफ एयर बबल, एयर बबल। और एयर बबल के लिए प्रेशर डिफरेंस पी आई माइनस पी आउट जो होता है, पी आई माइनस पी आउट जो होता है वो 2s/r होता है, 2s/r होता है। 2s की वैल्यू सोप सॉल्यूशन के लिए चाहिए, क्योंकि इसकी जो सरफेस है, जैसे यदि ये वाटर के अंदर बाउल बनता है तो वाटर का सरफेस टेंशन लेते हैं, क्योंकि ये बाउल बना है सोप के अंदर तो यहाँ पर सोप का सरफेस टेंशन लेना पड़ेगा। और यहाँ पर फॉर्मूला 2s/r ही होता है, ना कि 4s/r, क्योंकि भाई ये एयर का बबल है, अंदर एयर ही एयर है, बाहर सिर्फ जो लेयर है वो सोप की, यहाँ पर डबल लेयर नहीं बननी होगी, ये एक सोप का बबल नहीं है, ठीक है। आर की वैल्यू आपको दे रखी थी, इसकी रेडियस वही है जो लास्ट वाले केस में बनी थी, मतलब रेडियस की वैल्यू दे रखी। यहाँ पर आपको एक्सेस प्रेशर मिल गया इनसाइड दिस बबल, एक्सेस प्रेशर, लेकिन इसने एक्सेस प्रेशर नहीं पूछा, इस केस में पूछा इनसाइड प्रेशर कितना होगा। तो इनसाइड प्रेशर होगा इसके, इनसाइड प्रेशर इक्वल्स टू आउटसाइड प्रेशर प्लस ये वाला प्रेशर, ये आप कैलकुलेट कर लेना 2s/r। अब इसके आउटसाइड प्रेशर कितना है, इसके आउटसाइड प्रेशर यदि देखो तो इस जगह से ऊपर से नीचे आओगे तो यहाँ पर ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा होगा, और इससे यहाँ पर नीचे आओगे तो ρgh लगेगा, मतलब पी नॉट की वैल्यू इस केस में है PATM जो कि 1.0 इंटू 10⁵ प्लस ρgh, रो की वैल्यू दे रखी है तो ये रही 1.20। रो 1.20 रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी किसी की भी होती है वाटर के कंपेरिजन में होती है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सोप सॉल्यूशन अपॉन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब डेंसिटी ऑफ सोप सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर है 1.2, तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ सोप सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी 1.2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब।
तो यहाँ से इसकी डेंसिटी आ गई। जी की वैल्यू जानता है तू, इंटू एच की वैल्यू तुझे दे रखी है 0.4। तो यहाँ से आउटसाइड प्रेशर तुझे मिल गया। आउटसाइड प्रेशर तुझे मिल गया कितना है इस बबल के आउट प्रेशर, एयर बबल के आउटसाइड प्रेशर कितना है PATM प्लस रो GH। तो P आउटर मिल गया तुझे 2S/R, इसमें ऐड कर देना, तेरे पास इनसाइड प्रेशर ऑफ दिस